Hello friends, welcome once again to another video in relation to a series जिसमें हम लिवरेज इफेक्ट की बात करने वाले हैं। मैं मनोज कुमार यादव। आज का वीडियो आपका स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड है। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी के रिस्क प्रोफाइल को इवेल्युएट करने की बात कर रहे होते हैं, जो नाप रहे होते हैं कि इस कंपनी का रिस्क ज़्यादा है, इसका कम है, तो हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं वो सामान्यतः क्या होती है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम रिस्क फ्री इन कैश फ्लोज, या फिर हम PE रेशियो को कंसिडर कर रहे होते हैं। सामान्यतः हम यही करते हैं, चाहे मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या ट्रेडर हूँ। मैं किसी कंपनी के प्रोफाइल को जानने की कोशिश करूँगा तो इन तीन चीज़ों को देखता हूँ। पर मैं कुछ और भी चीज़ें हैं जो मदद कर सकती है और उन्हें भूल जाता हूँ। उनमें से एक है कि फिक्स कॉस्ट और वैरिएबल कॉस्ट के बीच में जो संबंध है वो क्या है। ये भी एक आपको बहुत अच्छा मेजर प्रोवाइड कर सकता है। आप इसकी मदद से भी एनालाइज कर सकते हो। जस्ट एसोसिएटेड विद योर व्हाट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज एसेट मिक्स रिलेशन। आप जब इन्वेस्ट करते हो तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना है जो गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, या फिर आपका किससे रिलेटेड है? ये ऑपरेशनल पार्ट से रिलेटेड है। तो बिजनेस रिस्क को हम देखेंगे यहाँ पे, पर फिलहाल हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। क्या डेफिनेशन है? किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म की एबिलिटी, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो फिक्स कॉस्ट को, कितनी फिक्स कॉस्ट को यूज करे ताकि उसकी सेल्स में यदि कोई चेंज हो रहा है तो उसका चेंज किस पे हो? प्रॉफिट पे हो। ठीक है। सो व्हाट इट इज जस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज। सर समझ में नहीं आया, तो भाई टेक्निकल है इसलिए समझ में नहीं आया, पर इस लाइन का मीनिंग आप खुद समझ जाएंगे जिस एनालिसिस को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हम एक काम करते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं, उस सिनेरियो को एनालाइज करेंगे। हम अलग अलग सिचुएशन लेके आएंगे कि एक फर्म है, उसके पास में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो क्या होगा? उसके पास में फिक्स कॉस्ट है पर ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा? तो वी आर गोइंग टू टेक अ 3 सिनेरियो और वी कैन टेक अ 4 सिनेरियो कि अ फर्म इज हैविंग नो फिक्स कॉस्ट, हैविंग लो फिक्स कॉस्ट, मॉडरेट फिक्स कॉस्ट एंड हाई फिक्स कॉस्ट। इन तीनों की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, ये हम एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद में इसका मतलब समझेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। पर बिफोर दैट, आपको एक इनकम स्टेटमेंट जब हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वर्टिकल टू टॉप टू बॉटम करें, टॉप टू बॉटम इनकम स्टेटमेंट की यदि इक्वेशन फॉर्मेट में यदि बताया जाए तो किस तरह से होगा? सर, टॉप टू बॉटम इनकम स्टेटमेंट जो होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, या इट में भी पॉजिटिव है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यदि नेगेटिव है तो ऑपरेटिंग लॉस होगा। इसे हम EBIT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? EBIT। उसके बाद में उसमें से यदि फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को हम लेस कर दें तो द रिजल्टेंट कम्स द अर्निंग बिफोर टैक्स, EBIT। इंटरेस्ट एंड टैक्स हटा दिया तो EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड यदि आपने हटाया, हैविंग अ फिक्स चार्ज, यदि डिविडेंड है कुछ तो हटाएंगे। द रिमेनिंग अमाउंट विच कम्स टू इज अ अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको यदि नंबर ऑफ शेयर होल्डर से हम डिवाइड कर दें तो द रिजल्टेंट कम्स EPS, अर्निंग पर शेयर, EPS। तो अब हम इस इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से रिलेशन को क्या करने वाले हैं? एनालाइज करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि इस लिवरेज इफेक्ट में, ये लिवरेज एनालाइज में हम कुछ नहीं करते होते हैं, केवल दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध स्थापित करने की बात कर रहे होते हैं कि दो फैक्टर्स में क्या रिलेशनशिप है। कौन से फैक्टर? इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे मैं बात करना चाहूँ, इस सेल्स में कंट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन है, इस कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, प्रॉफिट और EBIT में क्या रिलेशन है, ऐसे हम रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। तो अब इन रिलेशंस को हम एक एक करके समझना चालू कि हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेंगे और उससे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग लिवरेज इफेक्ट करता है आपके वैल्यूएशन ऑफ ए फर्म। ठीक है। तो मैंने 3-4 सिनेरियो लिए हैं, जिसमें पहले सिनेरियो में मैंने कोशिश की है कि उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं हो, दूसरे सिनेरियो में हमने मिनिमम फिक्स कॉस्ट लिए, सेकंड उसके बाद में हमने मॉडरेट एंड उसके बाद में हाई फिक्स कॉस्ट रखने की कोशिश की और इस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के रिलेशनशिप को हमने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। सो लुक एट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन व्हिच वी हैव कंसिडर्ड। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द एनालाइजिंग पार्ट ऑफ दैट, आई जस्ट वांट टू क्लियर, हमने सारी सिचुएशंस में सेल्स एक जैसी रखी है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज फिक्स रखा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक चीज़ कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, तभी तो वेरिएबिलिटी और सेंसिबिलिटी नजर आएगी। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज फिक्स कर रखी है, दैट इज 70%। एंड वी नो द वेरिएबल कॉस्ट इज एन डिपेंडेंट अपॉन द सेल्स। आपका रेवेन्यू पर डिपेंड करती है, तो 70% जो भी है रेवेन्यू का पार्ट रहेगी। लुकिंग टूवर्ड्स द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे हमने पहले सिचुएशन में यहाँ पे नो फिक्स कॉस्ट ले रखा है, लो फिक्स कॉस्ट ले रखा है, मॉडरेट एंड हाई फिक्स कॉस्ट ले रखा है।
चारों सिनेरियो में आपकी सेल्स कितनी है, 1-1 लाख रुपए की सेल्स है। सिंस आई टोल्ड यू द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 70%, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% है, इसका मतलब सेल्स का 70% आपका वेरिएबल कॉस्ट है। इस केस में 70,000 70,000 70,000 70,000 कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सेल्स वॉल्यूम सभी में सेम है। सो वी गॉट द कंट्रीब्यूशन इज व्हाट 30,000 30,000 30,000 30,000। चारों ही सिनेरियो में आपका क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन सेम आया है। कैन वी से द पीवी रेशियो, व्हाट द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द सेल्स रेवेन्यू इनटू 100, दैट कम्स टू 30%। 30%, 30%, 30%, 30%। पीवी रेशियो हर सिनेरियो में सेम रहता है, ठीक है, ओके। यदि मैंने, अब बात आती है क्योंकि हमने एक चीज को कांस्टेंट कर दिया, दूसरी की वेरिएबिलिटी को चेक कर रहे हैं, तो हम फिक्स कॉस्ट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हमने पहले सिनेरियो में फिक्स कॉस्ट 0 ली है, निल, दूसरे में मैंने 10,000 लिए, तीसरे में 15,000 और चौथे में 20,000, मैंने धीरे धीरे बढ़ाई है। तो हायर साइड कितना होंगे 20,000, लोअर साइड कितनी है 0, अभी फिक्स कॉस्ट है नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन में से यदि फिक्स कॉस्ट को हम रिड्यूस करेंगे, सो द रिजल्टेंट कम्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसको हम EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो आपका कितना रहा है 30,000, पहली सिचुएशन में 30,000 आ रहा है, दूसरे में 20,000, तीसरे में 15 और फिर 10,000। लुकिंग टुवर्ड दिस आपका EBIT डिक्रीज हो रहा है। सेम हमने सेल्स कांस्टेंट रखी थी, वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज कांस्टेंट रखी थी, पर हमारा EBIT चेंज हो रहा है। पीवी रेशियो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 30% रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम कैसे एनालाइज करें। ओके, देयर इज वन कॉन्सेप्ट नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट होता है सेल्स वॉल्यूम का वो पॉइंट, सेल्स वॉल्यूम का वो पॉइंट जहां तक, उस पॉइंट तक यदि आपने यूनिट सोल्ड की है तो आपको नाइदर यू आर गोइंग टू इनकर्ड एनी लॉस और नॉर यू आर गोइंग टू बियर एनी प्रॉफिट। ना तो आपको लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट होगा। ऐसा पॉइंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो यदि ब्रेक इवन सेल्स की हम बात करें तो रेवेन्यू का वो पॉइंट जहां पे ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि वो सिचुएशन जहां पे फर्म ऑर्गेनाइजेशन अपनी पूरी कॉस्ट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर पा रही है, इतना ही कमा पा रही है कि उसकी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर्ड हो जाए। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। कैन वी कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट? या देयर आर टू मेथडोलॉजीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। फर्स्ट, व्हेन वी आर हैविंग अ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, तो यू कैन डिवाइड अ फिक्स कॉस्ट बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, दैट विल गिव यू अ ब्रेक इवन पॉइंट, वो एक ब्रेक इवन पॉइंट दे देगा। सेकेंडली, इफ यू आर हैविंग अ पीवी रेशियो, यदि आपके पास में पीवी रेशियो है तो आप केवल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो यदि करेंगे, इट ऑल्सो गिव्स यू व्हाट, अ ब्रेक इवन सेल्स। तो इन दिस सिचुएशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स और उसके बाद में हम एनालाइज करेंगे। देखें, इस वाली सिचुएशन में आपके पास में फिक्स कॉस्ट 0 है, सिंस वी हैव अज्यूम नो फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो दैट इज 30%, इट गिव्स यू व्हाट, 0। आपका क्या आएगा, 0, नॉट अवेलेबल नहीं, इट्स ना 0। 0 समथिंग डिवाइडेड बाय इट कम्स 0, बट समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इट कम्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा, 0। तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 0। ओके, जब आपका ब्रेक इवन लो फिक्स कॉस्ट, जहां पे फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000 थी, 10,000 डिवाइडेड बाय योर 30%, इट कम्स 33,333, 33,334 रुपये 33 रुपये 33 पैसा, ये आपका ब्रेक इवन सेल्स आया। मतलब 1 लाख में से 33,333 रुपये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब यदि यहाँ तक आपने सेल की है, यहाँ तक आपने सेल की है, तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस। इसका मतलब केवल यहाँ तक आप अपनी फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाएंगे। सिमिलरली मूविंग टुवर्ड द मॉडरेट फिक्स कॉस्ट सिचुएशन, जहां हमने देखा कि यदि हमारी फिक्स कॉस्ट 15,000 है और ब्रेक इवन पॉइंट आपका, सॉरी पीवी रेशियो आपका 30% है, तो इट विल गिव यू 50,000 शैल बी द ब्रेक इवन sales. Similarly, in this situation, 66,667 will be your break-even sales. Now, analyzing one thing, where there is a no fixed cost, the break-even sale is 0. Where there is a low fixed cost, the break-even sale is 33,333. Where is moderate fixed cost, the break-even sale is 50,000. Where is high fixed cost, the break-even sale going to be 66,677. आपने एक चीज एनालाइज की, जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे ब्रेक इवन सेल भी बढ़ रही है। समझ में आया? अच्छा, चलो इसको इस दूसरी तरीके से देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 0 ब्रेक इवन सेल का मतलब ये पहली यूनिट ही सेल करते ही इसको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। वॉट एवर ही गोइंग टू सोल्ड आउट अ यूनिट, ही इज गोइंग टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ दैट, ही इज अर्निंग अबाउट दैट। तो जो भी इसने बेचा उस पर ये कमाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है ही नहीं है।
यहां कम से 33,333 रुपए की सेल तो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इसे 10,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है। यहाँ इसे 50,000 की सेल तो इसलिए करनी है क्योंकि इसको 15,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है। इसे 66,67 की इसलिए सेल करनी है क्योंकि इसे 20,000। इसका मतलब सर इन सारी सिचुएशंस में इधर 33,334 भी से प्रॉफिट होगा या 50,000 के बाद में प्रॉफिट चालू होगा, यहाँ 66,67 के बाद में प्रॉफिट है। तो भाई ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो वर्स्ट है? सर वर्स्ट तो वो है ना कि मुझे 66,667 रुपए तक की सेल तक वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट करने के लिए। आर यू गेटिंग? सो दैट विल बी द वर्स्ट सिचुएशन। अब बेस्ट सिचुएशन कौन सी है? सर बेस्ट ये है कि यार पहली यूनिट से ही मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। सो इन ऑर्डर ब्रेक इवन सेल्स यदि एक बार हो गई, ब्रेक इवन सेल्स के बाद में जितनी भी सेल्स होगी, एडिशनल सेल्स अबाउ द ब्रेक इवन सेल्स इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन। तो भाई इन सारी सिचुएशन में आपने देखा ब्रेक इवन कहां पे आ रहा है, सबसे लेट किसका आ रहा है, 66 क्योंकि इसकी फिक्स कॉस्ट क्या है, सबसे ज्यादा है। क्योंकि ब्रेक इवन सबसे बाद में आ रहा है, इसका मतलब रिस्क है, ठीक है, उतना उसे फिक्स कॉस्ट को चार्ज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं जहां पे फिक्स कॉस्ट होगी वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा। जितना कैन बी कोरिलेट वन थिंग where increase in fixed cost lead to a variability or sensibility in a what break even sales। हाँ सर, जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ रही थी वैसे वैसे आपका ब्रेक इवन सेल्स भी बढ़ना चालू हो गई। पर हाँ, एक बार ब्रेक इवन सेल्स कंप्लीट हो गई उसके बाद में जो भी जनरेट कर रहे हो वो सारा का सारा आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो फ्रॉम दिस एनालाइज वी गेट, हमने यहां से तो ये समझा कि भाई रिस्क लेवल क्या है सर, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट देर में अचीव होगा, जिस सिनेरियो में ब्रेक इवन पॉइंट लेट अचीव्ड होगा उसमें रिस्क ज्यादा है। तो सबसे रिस्की सिचुएशन कौन सी है सर? सबसे रिस्की सिचुएशन ये हाई फिक्स कॉस्ट वाली है। तो कैन आई से हाई फिक्स कॉस्ट लीड टू अ ऑपरेटिंग लिवरेज? यस सर, ऑपरेटिंग लिवरेज का फायदा। अच्छा, एंड हाई ऑपरेटिंग लिवरेज लीड टू हाई रिस्क, ये हाई रिस्क जनरेट करता है। अभी हम दूसरा एस्पेक्ट उसका देख रहे थे, क्या फिक्स कॉस्ट के इन्वॉल्वमेंट होने से ईबीआईटी पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम उन चारों सिनेरियो में हम क्या करते हैं, कुछ रिड्यूस करके देखते हैं, रेवेन्यू को रिड्यूस करके देखेंगे और रेवेन्यू को इंक्रीज करके देखेंगे। तो मैंने 50% रिड्यूस किया है तीनों सिनेरियो में और 100% डबल मैंने क्या कर दिया, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है। सो लुकिंग टूवर्ड्स, यदि मेरा करंट सिनेरियो, यदि लो फिक्स कॉस्ट, मॉडरेट या हाई फिक्स कॉस्ट की हम बात करें, करंट सिनेरियो में आप 1 लाख का सेल करते थे, यदि मैं इसको रिड्यूस करके 50% से यदि मैं इसे रिड्यूस कर देता हूं तो क्या होगा, और यदि मैं इसे डबल कर देता हूं, मैं इंक्रीज कर देता हूं तो क्या होगा, ये हम एनालाइज करने वाले हैं। लुकिंग दिस, यदि मैं करंट सिनेरियो में 1 लाख की जो सेल है उसे रिड्यूस करके 50,000 कर देता हूं, सो इट विल बी रिड्यूस, 1 लाख से 50,000 हो गई, देयर विल बी रिडक्शन ऑफ व्हाट, 50%। कैसे निकाला, 1 लाख से 50,000, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आया, 1 लाख से 50,000, 50,000 का, और बेस कितना था 1 लाख, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इनटू परसेंटेज में निकाला, 50% चेंज आया। सिमिलरली यदि मैंने, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपका 70% है, 50,000 का 70% 35,000, ठीक, फिर कंट्रीब्यूशन कितना निकला, 50,000 माइनस 35 आपका 15,000 कंट्रीब्यूशन निकला। फिक्स कॉस्ट, क्योंकि लो फिक्स कॉस्ट के केस में हमने फिक्स कॉस्ट कितनी कंसीडर की थी, 10,000 कंसीडर की थी। तो 10,000 यदि आपकी फिक्स कॉस्ट है, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। आपका पहले कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ रहा था, सॉरी पहले ईबीआईटी निकल रहा था 20,000, पर जैसे ही आपने 50% प्रोडक्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो आपका ईबीआईटी कितना हो गया, 5,000 रुपये। ठीक है, यदि ऐसे ही मैं करके देखता हूँ, यदि मैंने मेरे प्रोडक्शन सेल्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया, सेल्स को यदि मैंने डबल किया तो 1 लाख की जगह 2 लाख कर दिया, डबल किया, 100% चेंज किया है मैंने, तो अब 2 लाख का 70% वेरिएबल कॉस्ट 1,40,000 आई, कंट्रीब्यूशन बचा 60, मेरी फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, फिक्स कॉस्ट विल बी कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, कभी भी चेंज नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस प्रोवाइडेड कोई फिक्स कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्शन के कारण यदि आपकी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। सो एज्यूमिंग दैट इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो मेरी 10,000 ही रही। तो अब मेरा ईबीआईटी कितना है, 50,000। लुकिंग दिस, पहले मेरा ईबीआईटी कितना था, 20, यदि मैंने मेरे सेल्स को बढ़ा करके डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 50, यदि मैंने उसे रिड्यूस कर दिया तो कितना हो गया, 5। अच्छा, परसेंटेज चेंज, यदि मैं चेंज इन सेल्स की बात करूं, कितना चेंज हुआ है सर, 50% रिड्यूस हुआ और 100%
मैंने यदि दो अलग अलग सिनेरियोज में किया 100% यदि इंक्रीज किया। लुकिंग दिस, अब मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क पड़ा। देखते हैं, पहले 30,000 का था कंट्रीब्यूशन, अब 15 का हो गया, 15,000 का। इट मीन्स कितने से रिड्यूस हुआ, 50% से। ओके सर, पहले 30,000 का था, बढ़ करके यदि मैंने उसको डबल कर दिया सेल्स को तो कितना हो गया, 60,000। कितने से इंक्रीज हुआ, 100। ओके अच्छा, कंपेयरिंग विद द ईबीआईटी, हम ईबीआईटी को कंपेयर करें। पहले सर 20,000 की थी, अब 5,000 की हो गई। ठीक है, पहले कितनी थी, 20,000, नाउ इट बिकम व्हाट, 5,000। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज, हम कैसे निकालेंगे, 5 कितना चेंज हुआ है, 20,000 से घट के कितना हुआ, 5,000, तो 15,000 चेंज हुआ 20,000 पे, इंटू 100, इट कम्स टू 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000, परसेंटेज में आया 75%। कितना परसेंट चेंज आया, 75%। मीन्स सेल्स में यदि 50% चेंज हो रहा है तो यहाँ कितना चेंज हो रहा है, 75%। लुकिंग दिस वर्ड, यदि मेरा 20,000 से बढ़कर कितना हो गया, 50,000 हो गया, कितना चेंज आया सर, 30,000 का चेंज आया। कितने पे, 20,000 इंटू 100, इट कम्स टू 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000, इट कम्स टू 150। लुक, सेल्स में यदि 50% चेंज हुआ, रिड्यूस करिए, तो ईबीआईटी में 75% चेंज हुआ है। ठीक है, यदि मैंने सेल्स को 100% चेंज किया है तो मेरा ईबीआईटी 150% चेंज हुआ है। यदि यही फिक्स कॉस्ट नहीं होती सिनेरियो में तो भाई जितना चेंज यहाँ हो रहा है उतना ही चेंज ईबीआईटी में होगा। सो आर यू लुकिंग द परसेंटेज चेंज, the percentage change in EBIT is greater than the percentage change in the sales। क्या मैं बोल सकता हूँ कि EBIT में जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल्स। सो द प्रोपोर्शनेट, द चेंज इज अनप्रोपोर्शनेट, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये जितना इसमें चेंज हुआ उतना ही। लुकिंग टुवर्ड्स, इस सिनेरियो को छोड़ना, अगले वाले को कंपेयर करके देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ रहा है इससे। ओके, सेम वहीं पे भी ऐसा ही है, 50%, 100%। नाउ लुक हियर, 15,000 से 0 हो गया ईबीआईटी। कितने का चेंज आया सर, 15,000 का, डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, इट कम्स टू 100% चेंज। इधर कितने का चेंज आया, 30 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू, इट कम्स टू 200%। हम तीसरे सिनेरियो में भी निकाल लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहे। ओके, यहाँ चेंज ये वही 50%, 100%। यहाँ कितना चेंज आया सर, 10,000 से -15 हो गया। चेंज कितने का आया, 15,000 रुपये का। ध्यान से, माइनस का है 5,000, इन डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, इट कम्स टू 150%। यदि यहाँ देखें तो कितना चेंज आया सर, 10 से 40 हो गया, 30,000 का चेंज आया, डिवाइडेड बाय इट कम्स टू 300%। लुकिंग टूवर्ड्स दिस, प्लीज इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो ही जो मैं बोलने वाला हूँ समझ में आएगा। लुकिंग, देखो हर तीनों सिनेरियो में हमने अलग अलग चेंजेस निकाले कि भाई मैंने सेल्स में यदि सेल्स को रिड्यूस किया या फिर उसको इंक्रीज किया, डबल किया, तो ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले सिनेरियो में जब लो फिक्स कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल थी, उस केस में यदि मैं 50% सेल्स को रिड्यूस करता हूँ तो ईबीआईटी मेरा 75% रिड्यूस हो रहा था, और यदि मैं उसे डबल करता हूँ तो मेरा ईबीआईटी 150% हो रहा था। मतलब जितना सेल्स में चेंज हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा चेंज किस में हो रहा है, ईबीआईटी में हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ चेंज मैंने 50% का रिड्यूस किया और यहाँ 100% हो रहा है। देखो यहाँ 75 था, यहाँ 100 है। ठीक है, और यहाँ कितना है, 150 है। यहाँ इंक्रीज यदि मैंने डबल किया तो यहाँ 150 था, यहाँ 200 था, यहाँ 300 था। लुकिंग टुवर्ड दिस कि यार हम तीनों ही सिनेरियो में सेल्स में चाहे हम रिड्यूस करें 50% या डबल करें, तीनों ही सिनेरियो में ईबीआईटी में अलग अलग चेंज आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको समझ में आएगी, जहाँ फिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा है वहाँ चेंजेस सबसे ज़्यादा है। इट बूस्टिंग, कैन आई से द फिक्स कॉस्ट लीड टू द बूस्ट योर प्रॉफिट, मीन्स इट एम्पलीफाइंग द प्रॉफिट्स। तो फिक्स कॉस्ट कर क्या रही है, आपके प्रॉफिट्स को एम्पलीफाइड कर रही है, सब्सटेंशियली चेंज कर रही है, टर्बर सूट कर रही है। देखो 50% चेंज होने पर 150%, 3 गुना, 100 का यहाँ 3 गुना होगा। कैन आई से 3 टाइम्स हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है सर, यहाँ 50% चेंज हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। और यहाँ कितना है, यहाँ पे 50 का 75, 1.5 टाइम हो रहा है। ये चेंज हो रहा है, 50 का 75, 100 का 150, इस वाले में 1.5 टाइम्स, 50 का 100 2 टाइम्स, 50 का 150 3 टाइम्स। नाउ
व्हाट इट गोइंग्स टू सिग्निफाई, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंप्लीकेशंस निकल कर आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि जहाँ जितनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतना ही EBIT हमारा रफ्तार से बढ़ेगा। मीन्स इनके बढ़ने की और घटने की रफ्तार इक्वल नहीं है, दे आर नॉट गोइंग पैरेलली, दे आर इंक्रीज एंड डिक्रीज अनप्रोपोर्शनेटली, ये इस तरह से बढ़ रहे हैं। हमने दो चीज़ें देखी दोनों एनालाइज से। पहली वाली से मैंने ये बताया था कि यदि जिस सेल्स लेवल पे BEP जितना लेट आएगा उतना ही रिस्क है। क्यों? क्योंकि उसे फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद में एडिशनल यूनिट जो होगी वही प्रॉफिट जनरेट करके देंगी। तो फिक्स कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट बिजनेस रिस्क को बढ़ाता है क्योंकि वो कवर करनी पड़ेगी। अच्छा, पर फिक्स कॉस्ट के होने की वजह से जितनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतना ही देयर विल बी अ चेंज, परसेंटेज चेंज इन योर EBIT। तो EBIT देखिए इन तीनों सिनेरियो में सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है, इस वाली लास्ट सिचुएशन में उसका फिक्स कॉस्ट क्या है सबसे ज़्यादा। तो हमने दोनों एनालिसिस दोनों चार्ट से समझ में आया कि फिक्स कॉस्ट के होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो कैन वी समराइज, हम बात कर सकते हैं कि बिजनेस रिस्क जो है अब इन बिजनेस रिस्क जो है जहाँ फिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी उस सिनेरियो में सबसे ज़्यादा होगा। नाउ लुकिंग टुवर्ड्स सर, इनको कैसे बोलेंगे? तो जहाँ पे फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ये क्या है? लो ऑपरेटिंग लिवरेज, मॉडरेट लिवरेज एंड हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज। ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं हाई ऑपरेटिंग लिवरेज? नो अगेन, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनमें फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है। वी कैन से देयर इज अ ग्रेटर फिक्स कॉस्ट टू वेरिएबल रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी। तो लो ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनीज जिनका वेरिएबल टू फिक्स कॉस्ट रेशियो ज़्यादा होता है। मीन्स हम बात कर रहे हैं जहाँ फिक्स कॉस्ट टू वेरिएबल रेशियो सबसे कम होता है, दैट इज नोन एज लो लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज। और हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज वो होती हैं जहाँ पे आपका ये रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अब ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं? सो वी कैन टेक, देखो जब हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज की हम बात करते हैं तो इसमें आपकी जो कंपनीज आती हैं जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया, यूटिलिटी, एनर्जी, लेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, यू कैन टेक ना स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, क्योंकि इनकी फर्नेस बनाना इट्स नॉट इजी टू चेंज द फर्नेस। सो दीज आर द कंपनीज विच आर हैविंग ए हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। अब बात ये आती है सर हाई ऑपरेटिंग लिवरेज फायदेमंद होता है नुकसानदेह होता है? देखो मैंने क्या बोला दोनों सिनेरियो हमने देखे। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज उन कंपनीज का होता है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, और फिक्स कॉस्ट के इन्वॉल्वमेंट होने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिस्क बढ़ रहा होता है, आपका बिजनेस रिस्क बढ़ रहा होता है, पर दूसरी तरफ इट कैन मैग्नीफाई योर प्रॉफिट एंड लॉस टू इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन। यदि इफ इट इज़ अ गुड टाइम, यदि आपको लगता है इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल, इट्स इन अ गुड टाइम, तो इट विल सुपर चार्ज योर प्रॉफिट, इट विल टर्बो शूट योर प्रॉफिट्स। आप समझ नहीं पाओगे इतना करके देगा ये, मतलब जहाँ पे आप 2 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आपको 6 करके देगा इस सिनेरियो में। इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस अभी हम देखेंगे। तो ये सुपर चार्ज करेगा। पर यदि इकोनॉमी इज इन अ बैड फेज, ठीक है, इट विल स्विंग, द बिजनेस विल स्विंग। ये क्या करेगा? इट विल सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाई योर लॉसेस, इतनी खतरनाक तरीके से नीचे डालेगा कि हम उभरने वाले भी नहीं हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, फिक्स कॉस्ट होने से आपको फ़ायदा भी है और नुकसान भी होता है। सो टिल नाउ वी हैव कि हाई ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ, एक रियल टाइम एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, द बल्क ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसका जो बल्क ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि यार ये फिक्स कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड हो, इनकी कॉस्ट क्या होती है सर? इनकी कॉस्ट होती है अपफ्रंट डेवलपमेंट चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना, तो डेवलपमेंट चार्जेस हो गया, प्लस मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अच्छा, ये कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इन्हें इनकर्ड करनी है हर सिचुएशन में, चाहे इनका एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर एक बिके ना बिके, पर इनको तो ये कॉस्ट इनकर्ड करनी है, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि 10,000 यूनिट बिक गई तो भी वही कॉस्ट रहेगी, इनकी एक भी नहीं बिकी तो भी इनकी कॉस्ट यही रहेगी। सो कॉस्ट इज गोइंग टू बी इनकर्ड एंड इट शैल बी बियर। अच्छा, एक चीज, एक बार ये कॉस्ट इनकर्ड हो गई इसके ऊपर, ठीक है, यदि ये कॉस्ट इनकर्ड हुई और इसको आपने रिकवर्ड कर लिया, वंस द फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड एंड यू हैव रिकवर्ड दैट कॉस्ट, इसके ऊपर यदि आप कोई एडिशनल सेल कर रहे हो,
कोई भी एडिशनल सेल कर रहे हो तो वो एडिशनल सेल केवल आपका प्रॉफिट है, आपके बॉटम लाइन को बहुत जल्दी से बढ़ाएगी। सो दीज कंपनीज आर नोन एज हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या हो गया भाई, सॉफ्टवेयर कंपनी है, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों? क्योंकि इसका जो 100 में से 90% जो कॉस्टिंग लगती है वो कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। और एक बार ये रिकवर्ड हो गई तो जितना उसके बाद इन्होंने सेल करना है, एक बार रिकवर्ड होने के बाद में वो सारा का सारा प्योरली क्या है? प्रॉफिट है। तो ये बॉटम लाइन को क्या करेगा? इंक्रीज करने का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आपको इंक्रीज करेगा। इसी के हम ये देखो दूसरा एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं रिटेलर्स की, बात करते हैं रिटेल बिजनेस की बात करते हैं। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट हो गया, ठीक है, अलीबाबा। इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है फेयरली इंक्लूड, इनका वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी फिक्स कॉस्ट नहीं होती, फिक्स कॉस्ट होती है, पर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो फेयरली द कॉस्ट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट फेयरली लोअर साइड। ओके, तो सर इनकी कॉस्ट का द मेजर पोर्शन ऑफ देयर कॉस्ट आर प्रोविजनिंग। इनको करना क्या होता है? दे आर गोइंग टू मेंटेन द इन्वेंट्री। इनको इन्वेंट्री मर्केंडाइज, क्योंकि ये तो क्या करते हैं? रिटेलर है, इनको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। सो द मेजर पार्ट क्या है इनका? कॉस्ट ऑफ सेल। जो कॉस्ट ऑफ गुड क्या है? जैसे जितनी जितनी ये सेल करेंगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड बढ़ता जाता है इनका। कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स इन प्रोपोर्शन टू द सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट कम है। तो जब ये बढ़ रहा है तो प्रॉफिट पे इसका असर कम होता है एज कंपेयर टू हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। सो दीज टाइप ऑफ कंपनीज विच आर डीलिंग विच आर हैविंग फेयरली लोअर साइड ऑफ फिक्स कॉस्ट आर नोन एज व्हाट? मॉडरेट ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द, सर जब मॉडरेट होता है, हाई होता है तो समथिंग लो भी होता होगा। हाँ, लो भी होता है। लो ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज की यदि हम बात करें, इट इंक्लूड्स ऐसी कंपनीज जिनमें फिक्स कॉस्ट नेग्लिजिबल साइड होती है। नेग्लिजिबल साइड, हाँ, ऐसे यदि हम एग्जांपल में हम बात करें तो यू कैन टेक एन अकाउंटिंग फर्म्स, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, आप इनमें रेस्टोरेंट हो गए, अकाउंटिंग फर्म हो गई, ठीक है, और क्या हो सकता है? यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ जोमेटो, ओला, उबर। इनकी फिक्स कॉस्ट क्या है? है ही नहीं है, है ही नहीं है, ये बहुत कम है। तो सर इनकी कॉस्ट कौन सी होती है? इनकी कॉस्ट जो होती है एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, दैट इज वेरिएबल 100%। आएगा तो मिलेगा, खाएगा तो खर्चा होगा, बनाना पड़ता। तो दीज आर दोस्त। तो ये कौन सी कंपनीज है? अकाउंटिंग फर्म्स हो गई, या फिर आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी। दीज आर द टाइप ऑफ व्हाट? कंपनीज विच आर हैविंग अ लो ऑपरेटिंग लेवरेज। इनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर में केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है। दैट्स वाई दे आर सेइंग टू बी लो ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज। नाउ कौन सी कंपनी अच्छी होती है सर? हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, लो ऑपरेटिंग लिवरेज, या फिर मॉडरेट? देखिए, इफ यू आर हैविंग, इट होली डिपेंड अपॉन द परसेप्शन ऑफ द रिस्क। इफ यू आर एबल टू बियर दैट रिस्क, द हाई ऑपरेटिंग विल गिव यू अ हाई रिटर्न। रफ्तार आपकी तेज है, ठीक है। यदि आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है तो उस केस में लो लिवरेज आपका बहुत अच्छा तरीका हो सकता है किसी स्टॉक को चुनने के लिए। तो जब भी हम ये चुन रहे होते हैं कि यार हमें कौन सी कंपनी चुननी है, हाई लिवरेज, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी या लो ऑपरेटिंग लिवरेज, ये आपका परसेप्शन पे, रिस्क परसेप्शन पे डिपेंड करता है। आपका परसेप्शन क्या है उससे रिलेटेड हम, हाँ, पर हम एनालाइज जरूर करते हैं कि यार इस कंपनी के क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। सो बिजनेस रिस्क हमने जब बात करी थी, बिजनेस रिस्क किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस रिस्क इज एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग सेल्स एंड द अर्निंग। अर्निंग पे और सेल्स पे डिपेंड करता है। एंड सेल्स जो है आपकी किस पे डिपेंड करती है? देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑन विच द सेल्स इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट, एंड देयर इज अ चेंज इन अ क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच द सेल्स इज टू बी डन। और इसकी वजह से आपका सेल्स रिस्क या ऑपरेशन रिस्क होता है, और इन कॉम्बिनेशन वी कैन से देयर इज अ बिजनेस रिस्क। ये जो वेरिएबिलिटी और सेंसिटिविटी आ रही है ना बिजनेस रिस्क में, कि जो ये डिफरेंस आ रहा है कि मैंने ऐसा सोचा था इतने में बिकेगा, इतने में नहीं बिकेगा, इस वेरिएबिलिटी और सेंसिटिविटी को मेजर करने का जो तरीका है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ये क्या है? ये वही था जो आपका 1.5, 2 और 3 निकला था, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी 1.5 आया था लो लिवरेज, लो फिक्स कॉस्ट वाली कंपनी का 1.5 आया था, इसका 2 आया था और इसका 3 आया था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है 1% चेंज इन योर सेल। 1% सेल्स में यदि चेंज होता है, 1% चेंज इन अ सेल्स लीड टू 1.5% चेंज इन योर ऑपरेटिंग अर्निंग। एबीआईटी में 1.5% का चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब हमने बात करी थी, जब लो फिक्स, आपको याद है
लो, फिक्स कॉस्ट, मॉडरेट और हाई, 3 थे। इसका आ रहा था 1.5, 2 और 3 टाइम्स इसका। इसी को हम क्या बोलते हैं, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब इसका मतलब क्या निकला, मैं यही बता रहा हूं कि 1% चेंज इन सेल लीड टू 1.5% चेंज इन EBIT। इसका मतलब ये, इसका मतलब यदि मैं सेल्स यूनिट को सेम रखता हूं और देयर इज अ चेंज ऑफ 10% इन सेल, तो कितना हो जाएगा, यूनिट को यदि मैंने सेम रखा, 10% चेंज सेल्स में होता है तो EBIT में कितना हो जाएगा, 15%। इस वाले केस में कितना होगा, 2% है, मीन्स 1% चेंज इन सेल लीड टू 2% चेंज इन EBIT। हेयर 1% चेंज इन सेल्स लीड टू 3 टाइम्स और 3% चेंज इन EBIT। तो ये वाला बहुत खतरनाक है, कमा के देगा। यदि आप रिस्क अवर्सी हो, आपको लगता है कि आप कमा सकते हो, यू आर ए रिस्क टेकर, तो आप इस सिचुएशन में जाइए, रिस्क है इसमें, पर ये कमा के भी आपको 3 गुना देगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ सिग्निफिकेंस ऑफ DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, किस तरह से आपकी मदद करता है कि हम कितना कमा सकते हैं। नाउ बीइंग एन इन्वेस्टर, इट्स अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट इजी टू हैव दीज ऑल दीज डाटा रिलेटिंग टू अ कंपनी, क्योंकि ये जो फिक्स कॉस्ट का डाटा है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी स्टैट्यूटरी बाय द एनी लॉ टू मेक इट पब्लिश, क्योंकि ये पब्लिश अकाउंट का हिस्सा नहीं होता है, एंड until and unless you are the insider of a company, you are not able to get these type of information. So in that situation, an investor is required to expect it or have to collect the data from public account and make the comparison। कैसे कि हम परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यदि हम कभी भी डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं तो हम ये सोचते होते हैं कि व्हाट द परसेंटेज चेंज इन सेल्स लीड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्टिमेटेड हम DOL निकाल लेते हैं और इसके हिसाब से हम डिसीजन लेने वाले होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई थिंक अब तक जितना हमने बात करी, जो एनालाइज किया, इससे आपको पता लगा होगा कि क्या DOL होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, किस तरह से हम इसके इवैल्यूएट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी का रिस्क प्रोफाइल कैसा है, रिस्क लेवल क्या है, उस रिस्क लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। बीइंग इन्वेस्टर या हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें या डे ट्रेडिंग की भी हम बात करें, तो आपको ये एक अच्छा मापदंड पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर पाएँ। So at the end, if you really like this video, please don't forget to share, subscribe and comment it. अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड फाइनेंशियल लिवरेज की बात करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज किस तरह से है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, कैसे हमें डिसीजन लेना है, इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।